नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज अपन भारत भ्रमण करते हैं और भारत भ्रमण में आज अपना जो राज्य है वो है तमिलनाडु। यानी आज हम तमिलनाडु का भ्रमण करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं अपने भ्रमण को, तमिलनाडु का भ्रमण। और सबसे पहले मित्रों, हमें ये जानना होगा कि तमिलनाडु के आसपास कौन से क्षेत्र है जहां हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों, अगर सीमावर्ती क्षेत्र की अपन बात करेंगे तमिलनाडु की, तो सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु बनता है वो है उत्तर की ओर, है ना, उत्तर। तो हमें पता है तमिलनाडु के उत्तर में स्थित कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद साथियों पश्चिम की बात आ जाती है, तो तमिलनाडु के पश्चिम में स्थित है केरल। कौन है? केरल। और अगर बात आ जाती है साथियों दक्षिण की, तो दक्षिण में भी आप लोग याद करना आपके, है ना, हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर, ठीक है। अब साथियों, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि अगर अपन बात करेंगे पूर्व की, किसकी? पूर्व की, तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये लो, यानी हमने बात कर ली अपने किस राज्य के? तमिलनाडु के, यानी सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, राज्य थे, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ साथ साथ में, है ना, इसके दक्षिण पूर्व की ओर, है ना, वो पुदुचेरी भी स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसी के भाग के तहत आती है। अपन बात करेंगे पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, 4 स्थानों पर स्थित है ना। तो वो सारी बातें अपन लोग करने वाले हैं आगे, जब पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश आएगा उसके समय हम पढ़ेंगे। तो साथियों, अब अपन शुरू करते हैं अपने इस अपने तमिलनाडु के भ्रमण को। तो सबसे पहले राजधानी की बात करेंगे साथियों। हमारे पास जो बिंदु है वो कौन सा है? राजधानी का, क्योंकि क्षेत्र मैंने बात कर दी, उत्तर में आंध्र प्रदेश है, पश्चिम में केरल है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। राजधानी की जब बात करेंगे अपन तमिलनाडु की, तो सब लोग जानते होंगे राजधानी कौन सी है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और लार्जेस्ट सिटी, है ना, अगर बात करें यानी सबसे बड़ी सिटी, तो वो भी कौन सी हो जाएगी? चेन्नई होगी। साथियों अच्छी बात है, आपको दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया है, मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, ठीक है। ये यहाँ के क्या है? यानी कि अपन कह सकते हैं तमिलनाडु के सीएम है। और जब अपन राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, इन तमिलनाडु के राज्यपाल की, तो आपको याद रखना है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ये लो बनवारी लाल पुरोहित, है ना, ये वहाँ के क्या है? गवर्नर है, मतलब राज्यपाल है। अब अपन बात करेंगे मित्रों इस राज्य के यानी गठन से संबंधित। अगर गठन की बात करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा मित्रों, क्योंकि इस राज्य का जो गठन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी 1950 को। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। इससे पूर्व में, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूर्व में ये किसका भाग था? पूर्व में मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था ना, अंग्रेजों के समय, आपको याद होगा। और बाद में इसका ना नाम तमिलनाडु के रूप में बदल दिया। ध्यान रख लेना, तमिलनाडु जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा तमिलों का देश या तमिलों का घर, है ना, तमिलों का घर, तमिलों का घर, ठीक है। ये तमिलों का घर के रूप में इस शब्द का अर्थ है तमिलनाडु, यानी ये तमिल भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा तमिलों का घर, आवास या देश, ठीक है। तो अब ये भी ध्यान रख लेना। अब अपन एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा, ये भी मैं बता देता हूँ। जब अपन तमिलनाडु के पीछे के इतिहास में जाए ना, तो आपने संगम साहित्य पढ़ा होगा। कौन सा साहित्य? संगम साहित्य ना। तो संगम साहित्य के तहत, है ना, 3 राजवंश यहाँ शासन करते थे। एक तो हो गया चोल, चेर व पांड्य। ये ये भारतीय इतिहास में इन 3 वंशों को अपन जरूर पढ़ेंगे जब भारतीय इतिहास की बारी आएगी। तो ये भी आप लोग, है ना, याद रख ले, चोल, चेर और पांडे, है ना। अब वर्तमान में दक्षिण भारत में, और एक चीज आपको याद रख लेना है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? वो अपना यही है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी याद रखना। कश्मीर अपन कहते हैं ऊपर ना, उत्तर में, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो वो कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मित्रों, अपन इससे संबंधित यानी 26 जनवरी 1950 का इसका गठन हो गया। राजभाषा की जब बात करेंगे मित्रों,
तो नाम से ही पता चल रहा है ना, तमिल है ना, और इसी के नाम से ये तमिल भाषी लोग यहाँ रहते हैं, तो तमिलनाडु मैंने आपको बता दिया तमिलों का घर, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करें जनसंख्या से संबंधित, अगर जनसंख्या का आंकड़ा हम अर्जित करना चाहते हैं तो ये हमारा आंकड़ा इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 7,21,47,30,30, ठीक है, 7,21,47,30, मतलब लगभग 7,21,00,000 आप याद रखना। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1,30,060 km स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब अपन मित्रों बात करेंगे इसके जिले की, तो यहाँ पर कुल जो जिले हैं वो कितने हैं, जिले हैं 32, कितने जिले हैं, 32 जिले हैं। और उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट हो गया, मद्रास उच्च न्यायालय। और इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अमरेश्वर प्रताप शाही, अमरेश्वर प्रताप शाही इसके क्या हो जाएंगे, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। यह आंकड़ा ये जो तथ्य बदलता रहता है मित्रों, है ना, 3 महीने 4 महीने 6 महीने इनमें ये मुख्य न्यायाधीश बदलते रहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना उच्च न्यायालय मद्रास है। अब अपन बात करेंगे साथियों यहाँ से संबंधित कुछ और तथ्य की भी। अगर हम प्रमुख सीटें बात करें किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर सबसे पहले तो लोकसभा में 39 सीटें यहाँ पर है, 39 सीटें, ये ध्यान रख लेना। और जब अपन बात करेंगे यानी राज्यसभा की, तो राज्यसभा की 18 सीटें, और विधानसभा की बात करेंगे तो 235 सीटें हैं, तो ये ध्यान रख लेना। ये हमने बात की है किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। साथियों इससे संबंधित और बिंदु है उनको भी अपन है ना अध्ययन की अपनी इस श्रृंखला में लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, यानी यहाँ के राजकीय प्रतीक के रूप में, यानी जो भी चिन्ह वगैरह है हम उनको भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु आएगा वो क्या है, राजकीय प्रतीक में पशु। अगर हम तमिलनाडु के राजकीय पशु के बारे में बात करें तो ये है नीलगिरी तहर, ध्यान देना भाई, नीलगिरी तहर। और ये जो एक हिरण की प्रजाति का है, हिरण की प्रजाति का, ठीक है, नीलगिरी तहर। अगर अपन पक्षी की बात करें मित्रों तो पक्षी हो जाएगा पन्ना कबूतर, ध्यान देना, पन्ना कबूतर, ठीक है, पक्षी किसका, तमिलनाडु का। वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष हो जाएगा ताड़ का वृक्ष, कौन सा वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। अगर पुष्प की बात करोगे साथियों तो इसके कई नाम मिलते हैं, करी हरी नाम मिलता है एक, तो एक इसी का नाम मिलता है कांदल, क्या मिलता है, कांदल मिलता है। और अंग्रेजी में यानी उसको कुछ और ही नाम से पुकारते हैं, और वो नाम क्या है, गलोरियासो लिली, ठीक है, ये इसका नाम है, इसके नाम से इन्हें पुकारा जाता है। अब अगर अपन बात करेंगे मित्रों अगले अपने बिंदु की, देखो आज मैंने नृत्य को और ले लिया इसके साथ। अगर नृत्य की बात करते हैं अपन लोग, रोप किसका, तमिलनाडु का, तो आपको याद होगा नृत्य में भरतनाट्य है ना, भरतनाट्य हो जाएगा, भरतनाट्य, ठीक है, भरतनाट्य इसका हो जाएगा। और गीत की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा निरारम यहाँ का राजकीय क्या है, गीत है ना। खेल भी सादुगुड हो जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो नृत्य भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम को आप याद कर लेना, नृत्य भरतनाट्यम ये नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य भी है भारत का, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं यानी अपने और बिंदुओं पर। अगला अपना बिंदु जो रहेगा वो है राष्ट्रीय पार्क का। देखो साथियों एक बार मैं पुनः दोहरान कर देता हूँ, पशु नीलगिरी तहर हो गया, हिरण की प्रजाति का, पक्षी पन्ना कबूतर है, वृक्ष ताड़ का वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष। रामायण आपने देखी होगी, रामायण में ताड़ के वृक्ष आए थे, है ना, भगवान राम ने उस 7 के ताड़ वृक्षों को एक ही तीर से भेद कर दिया था, और पहले बाली किया करता था ना। पुष्प की बात करते हैं तो करी, मैंने बता दिया, करी हरी, इसे कांदल, इसे गले रियासो लिली कहते हैं। नृत्य भरतनाट्यम, गीत कौन सा, निरारम। अब नदियों की बात करते हैं तो नदियां भी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो नदियों में एक तो आप लोग याद करना उडियार नदी है। वैसे तो यहाँ की प्रमुख और प्रसिद्ध नदी तो आप जानते होंगे, कावेरी यहाँ की नदी है ही। एक है वेगई, कौन सी नदी है, वेगई नदी है। और एक मैंने अभी आपको बताया उडियार नदी है, वो भी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है ना। नोयल नामक नदी का भी उल्लेख यहाँ पर
मिलता है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो गई इस क्षेत्र की, ठीक है, कावेरी, वैगई, उड्यार और नोयल, ठीक है। अब अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क की। तो मन्नार की खाड़ी नामक एक मतलब यहाँ पर है भाई, ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी नामक राष्ट्रीय पार्क है। और एक गिंडी नामक का उल्लेख भी मिलता है राष्ट्रीय पार्क का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रमुख मैंने आप लोगों को पार्क बताए हैं। अब अपन बात करते हैं मित्रों, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर नदी घाटी से संबंधित कोई आ जाए, नदी घाटी परियोजना से संबंधित कोई तथ्य आ जाए तो भी आप लोग याद रख लेना। यहाँ प्रमुख नदी घाटी परियोजना, एक तो अमरावती नदी घाटी परियोजना है, अमरावती नदी घाटी परियोजना, और एक है अलियार नदी घाटी परियोजना। कौन सी? अलियार नदी घाटी परियोजना। और एक है मेट्टूर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ये सारी नदी घाटी परियोजना है, तो ये भी आप लोग याद करना। अब साथियों अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, नदी घाटी परियोजना में अमरावती, अलियार, पेट्टूर नदी घाटी परियोजना, तीनों ही नदी घाटी परियोजना है, तो यहाँ की प्रमुख है। अगर अपन लोग बात करते हैं मित्रों, यानी यहाँ के अगर इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो एक बिंदु ये भी है, त्योहार यहाँ के प्रसिद्ध है ना। वैसे तो अलग अलग सभी राज्यों के हैं, लेकिन इसका जो एक त्योहार है पोंगल काफी प्रसिद्ध है, तो वो भी याद रखना, पोंगल, है ना। और एक और त्योहार है, उसका नाम है थाईपुसम। क्या नाम है? थाईपुसम। और एक और बता देता हूँ, त्योहार बहुत अच्छा है, पुथांडु। कौन सा त्योहार है? पुथांडु। आपको याद होगा बीते दिनों पीएम, जब हमारे पीएम एक बार लाइव आए थे, है ना, वैसाखी के समय में, उसी समय, है ना, वैसाखी के समय ये पुथांडु त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो पुथांडु, थाईपुसम और पोंगल त्योहार मैंने आप लोगों को बता दिया, वहाँ के प्रमुख त्योहार है। ये आप लोग यानी इस तथ्य को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो भी जाता है, ठीक है। और इसमें आप लोग जानते हो पर्वत श्रेणियां यहाँ की पश्चिम घाट है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तो ये भी तो आप भौगोलिक क्षेत्र का आवरण आप जानते ही हो। अब मित्रों अब चलते हैं अपन लोग यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों का भी सैर करते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, उनका नाम हमें याद रहना ही चाहिए, ज़्यादा हम अगर नहीं याद कर सकते तो। दर्शनीय स्थलों में एक तो हो जाएगा बॉटनिकल बगीचा है यहाँ का, तो महत्वपूर्ण है। डोडा बेटा चोटी मतलब पीक है, ये बहुत, है ना, आप लोग जानते भी होंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर सिम्स पार्क की बात करें तो ये भी यहाँ का दर्शनीय और मनोरम, है ना, मन को क्या कर देने वाला, प्रफुल्लित कर देने वाला, ठीक है ना, मन का हरण कर लेने वाला, ये क्या है, एक तरीके से वहाँ का दर्शनीय स्थल है। उट्टी झील के बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। मीनाक्षी मंदिर भी वहाँ का मित्रों क्या है, प्रसिद्ध है ना। बॉटनिकल बगीचा, डोडा बेटा चोटी, सिम्स पार्क, उट्टी झील, और एक कौन सा, मीनाक्षी मंदिर। पूछा जाता है सीधा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। वृहदेश्वर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, वृहदेश्वर मंदिर, है ना, जिसका निर्माण, है ना, राजेंद्र प्रथम ने करवाया, ठीक है, बात इसी की भी करने वाले हैं, राजेंद्र प्रथम ने करवाया ना, चोल शासक। अपन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी जब अपन राजवंश पढ़ेंगे ना तो उस समय दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने वाले हैं, चोल, चेर और पांडे, ठीक है। उधर विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ने वाले हैं, है ना, वो तीन, अहमनगर, गोलकुंडा और है ना बीजापुर, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, बस शर्त यही है कि आपको यानी कि बीच में, है ना, बीच सफर में आप कहीं गुम न हो जाएं, बस डर यही है। और यही डर आपको सफलता से काफ़ी दूर ले जाता है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें शुरू तो बड़े जोश और, है ना, उमंग से कर देते हैं, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, है ना, भले ही आपको बुरे लग जाए, है ना, आप कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करें तब तक, है ना, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़े जब तक आपको सफलता नहीं मिले ना। लंबी रेस के घोड़ा बनना हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ शुरू करते हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं तो ये तो अधूरा काम हो गया, ठीक है। अधूरा काम तो कोई छोड़ना नहीं, जैसे तो चाहे शुरू ही नहीं करना चाहिए। अगर आप वास्तव में सफलता अर्जित करना चाहते हो तो मूल मंत्र यही है कि आज जो जुनून है, मतलब आप जिस दिन जो भी चीज़ शुरू करते हो उस दिन हमारे में जुनून होता है, एक हम शक्ति अर्जित करके लाते हैं चारों तरफ से कि हमें पढ़ना है और ये पढ़े और ये रास्ता अच्छा है, इसको हमें चुनाव करना चाहिए ना। तो मित्रों जो शक्ति आपके पहले दिन होती है, जो जुनून होता है, उसी जुनून को आप तब तक बनाए रखो जब तक आपको सफलता न मिले, जब तक आपको सफलता न मिले
तब तक आप इस सफलता को बनाए रखो। बस यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप लोग ये जुनून अंत तक बनाए रखोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यानी जो भी चीज़ आपने शुरू किया उसको लगातार निरंतर बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मित्रों आगे अपन बात करते हैं विवेकानंद रॉक स्मारक की भी बात करते हैं। अभी विवेकानंद की बात हो रही थी है ना, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक यानी आप की लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है किसी भी सूरत में, मतलब हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करके ही छोड़ना है। रामेश्वर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते होंगे है ना। रामेश्वर, राम ही ईश्वर है जिसके, मतलब भगवान शिव का है ना मंदिर है। यहाँ पर को किसने पूजा की थी आपको याद होगा, राम ने राम सेतु बनाने से पूर्व यहाँ पर क्या की थी, पूजा, आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा ना। और वेलकन्सी चर्च, ध्यान देना, वेलकन्नी चर्च भी यहीं पर है, वेलकन्नी चर्च भी है। रामेश्वर तो आप अच्छी तरह से पहले से भी जानते होंगे। श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर भी बहुत फेमस है, रंगनाथ स्वामी का, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर मंदिर और कन्याकुमारी का जो मंदिर है वो भी है ना अद्भुत और दर्शनीय है ना, दर्शनीय स्थल है। कन्याकुमारी का मंदिर है, बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, देखते ही बनता है। कांची का कामाक्षी मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, देवी का मंदिर है। कन्याकुमारी बीच है ना, बीच का मतलब तो आप समझ गए होंगे मित्रों, तट को कहते हैं, किनारे को कहते हैं। तो वहाँ समुद्री इलाका है, वो तो वैसे ही क्या है दर्शनीय बन जाता है। हमारे तो यहाँ अगर कोई हमें झील दिखाई देती है तो भी दर्शनीय बनती है, तो वहाँ तो एक अगाध लंबा चौड़ा क्या है ना, एक तरीके से सागर है, जिसे अभी हमने ऊपर चर्चा की है ना, कौन सी, हिंद महासागर की। ठीक है, तो वो है आसपास, आप लोग जानते होंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ियाँ हैं। तो वहाँ का जो दृश्य है मनोरम है, अद्भुत है, सराहनीय है। ठीक है, नैनाभिराम है ना, मतलब लगातार आंखें जिसको देखती रहे। शिरडी के साईं बाबा भी आपने सुना होगा है ना, पिछले वर्षों में साईं बाबा की बड़ी ज़्यादा ख्याति फैली हुई थी, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो शिरडी के साईं बाबा भी है ना, उनका मंदिर भी तमिलनाडु में है, प्रमुख मंदिर शिरडी का वही है। और श्रीपुरम गोल्डन मंदिर है ना, देखो श्रीपुरम गोल्डन मंदिर भी है ना, स्वर्ण मंदिर भी है एक है ना, और ये भी कहाँ पर है, यानी तमिलनाडु में। ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर मूल रूप से स्वर्ण मंदिर अमृतसर आप सब लोग जानते होंगे पंजाब में है, तो वो अलग है, और ये पुरम गोल्डन मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। साथियों एक चीज़ आप ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जितने भी मंदिर है दक्षिण भारत के हैं, तो दक्षिण भारत के सारे मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, द्रविड़ है ना, द्रविड़ शैली है ना, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है, तो ये भी ध्यान रख लेना, द्रविड़ शैली। ठीक है, तो द्रविड़ शैली से बने हुए हैं है ना। और अपन उत्तर भारत की मंदिरों की शैलियों की बात करते हैं ना, तो नागर शैली, और साथ साथ में ये भी बात करते हैं यानी गुर्जर प्रत्यार शैली, महामारू शैली स्थापत्य की वो शैलियाँ थी। तो साथियों आप आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण है ना एक राज्य के बारे में हमने पढ़ाई की है, उसका भ्रमण किया है, आपको आनंद आया होगा। साथियों इस प्रकार का भ्रमण का आप लोगों को कैसे लग रहा है, आप लोग निरंतर जुड़ते रहे है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आखिरकार हमें जीतना है तो हम जीत कर ही रहेंगे। मित्रों आज की मैं इस कक्षा को यहीं पर क्या करूँगा संपन्न। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।